गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। ठीक है, सबको पता है कि वाक्य होता क्या है, या फिर वाक्य कहते किसे हैं, या फिर वाक्य की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि वाक्य जो होता है वो शब्दों का एक सार्थक समूह होता है, और शब्द जो होते हैं वो अक्षरों का एक सार्थक समूह होते हैं। और अक्षर क्या होते हैं ये हम सबको पता है। अक्षर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ठीक है, यानी कि अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम एक तरह से ये भी वाक्य को डिफाइन कर सकते हैं कि वाक्य वह होता है, या सार्थक शब्दों का वह समूह होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने मन के भाव या विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये हम सार्थक शब्दों के समूहों के माध्यम से आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाक्य को डिफाइन भी किया गया और बताया गया है कि ऐसा सार्थक शब्दों का समूह जो व्यवस्थित हो। ठीक है, यानी एक सिस्टमैटिक वे में रखा गया हो। ये नहीं कि राम घर जा रहा है तो हम लिखे घर राम जा, तो ऐसा कुछ वो मतलब सेंटेंस तो बन जाएगा लेकिन वो एक का मतलब सही अर्थ नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, शब्दों को एक व्यवस्थित समूह में रखते हैं ताकि जो शब्द है वो सही तरीके से रखे जाए, और अर्थ हो उनको बोलने में ना तो कोई असुविधा हो और ना ही सामने वाले को समझने में कोई असुविधा हो। तो वाक्य क्या होता है, ऐसा सार्थक शब्द समूह होता है जो व्यवस्थित होता है। ठीक है, जिसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म हो रहता है और क्रिया रहती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता रहता है और क्रिया रहता है। लेकिन क्रिया का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस आपका बिना क्रिया के वो कंप्लीट नहीं होगा। आप कोई भी अपने आप में ही एक एग्जांपल अपने खुद से ट्राई करके देखना, अगर उसमें से आप क्रिया हटा दोगे तो आपको खुद लगेगा कि वो एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। आप एग्जांपल नीचे वाला ये आप देख सकते हैं, छात्र पुस्तक। अगर हम इसमें से ये जो क्रिया है वो हटा दें तो क्या हमारा ये कंप्लीट सेंस देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। छात्र पुस्तक, क्या हमने कर्ता को रखा है, कर्म को रखा है, लेकिन हमने क्रिया को हटा दिया तो हमारा जो मतलब सेंस है वो हमारा नहीं निकल कर आ रहा है। तो इसीलिए किसी भी वाक्य को सार्थक बनाने के लिए, ठीक है, क्रिया का होना, किसी भी शब्दों का समूह तभी सार्थक हो सकता है जब उसमें क्रिया होता है, यानी कि किसी भी वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने कर्म को नहीं रखा तो भी हमारा क्या बोलते हैं वो कंप्लीट है। और अगर हम बोलते हैं कि छात्र पुस्तक पढ़ रहा है तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो मतलब कि कर्म रहे या करता रहे तो भी चलेगा, लेकिन क्रिया का होना वाक्य में आवश्यक है। ठीक है, तो ये होता है वाक्य, यानी कि वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने मन के भाव या विचारों को प्रस्तुत करते हैं, और वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है। अब यहाँ पर आता है आपका जो टॉपिक है वो वाक्य के अंग। ठीक है, सबको पता है कि इंसान जो है वो कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बिना किसी से मिले हुए वो बन नहीं सकती। तो वाक्य भी है, अगर हम वाक्य को देखते हैं तो हम पाएंगे कि उसमें 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलकर एक वाक्य को बनाती हैं, यानी कि एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट, यानी कि जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा भी है कि जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य के अंग कहलाते हैं वो। ठीक है, यानी कि एक ऐसे अवयव जिनसे मिलकर हम क्या करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, वो वाक्य के अंग कहलाते हैं। यानी कि एक होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है आपका विधेय। आप इंग्लिश में वाक्य को सेंटेंस कहते हैं, सबको पता है। और जब आप इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि सेंटेंस में आप सब्जेक्ट भी पढ़ते होंगे और प्रेडिकेट भी पढ़ते होंगे। तो सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य यानी कि कर्ता, और प्रेडिकेट यानी कि विधेय यानी कि कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया। मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि उद्देश्य मतलब कर्ता और विधेय मतलब कि कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया। ठीक है, यानी कि 2 चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों घटक मिलकर क्या करते हैं, एक वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि श्याम ने बाजार से फल लिए। ठीक है, तो
श्याम ने, ये कर्ता हो गया आपका, ने कर्ता का चिन्ह होता है, तो हम सबको पता है कि कर्ता ने, यानी ने जो उपसर्ग है वो कर्ता का चिन्ह होता है। तो ये जो है ये आपका कर्ता हो गया, ठीक है। अब कर्ता के द्वारा जो संपादित क्रिया है वो हमारी क्या हो गई, विधि हो गई। यानी कि श्याम ने हमारा उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, और ये बाजार से फल लिए, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया या विधेय हो गया या फिर कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया हो गई, ठीक है। आप सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या हो गए हमारे यहाँ पर, बच्चे हमारे सब्जेक्ट हो गया यानी कि उद्देश्य हो गया यानी कि कर्ता हो गया, और पतंग उड़ा रहा है ये हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया यानी कि इस कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया हो गई, या फिर इंग्लिश में उसको प्रेडिकेट हम बोल सकते हैं। तो वाक्य जो होते हैं उनके दो अंग होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। यानी कि एक होता है आपका उद्देश्य कर्ता और दूसरा होता है आपका विधेय यानी कि कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया। तो ये होता है वाक्य, यानी कि वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने रख सकते हैं या अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर जो दूसरा है वो आता है वाक्य के कितने भेद होते हैं, वो तो था अंग, अब ये जो है वो भेद, ठीक है। वाक्य के कितने भेद होते हैं, आप जब लास्ट ईयर अपने क्लास में पढ़े होंगे तो आप ये चीज़ पढ़े होंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। 9th में आप पढ़े होंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और इस बार आप पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। यानी कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अर्थ, एक होता है आपका अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा होता है आपका रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से यानी कि आपका सरल, आपका विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादि बोधक, ये सारे वाक्य होते हैं, ठीक है। और रचना के आधार पर होता है आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वो वाक्य होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, वाक्यों मतलब शब्दों का वही समूह रहता है लेकिन हम उसमें उसके अलग अलग तरीके से उसके अर्थ निकालते हैं। जैसे कि आप देखेंगे राम पढ़ रहा है, राम नहीं पढ़ रहा है, क्या राम पढ़ रहा है, वह राम पढ़ रहा है, राम तुम पढ़ो, देखो शायद राम पढ़ रहा होगा। राम के पढ़ने की ही बात की जा रही है लेकिन हमने उसको क्या किया है, कितने तरीके से रखा है, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ शब्दों के जुड़ने से उसका जो अर्थ हो रहा है क्या हो रहा है, वो अलग अलग हो जा रहा है। तो वो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यानी कि विधानवाचक भी होता है, निषेधवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, संदेहवाचक भी होता है, संकेतवाचक भी होता है, उसके 8 भेद होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपका बताया गया। दूसरा आपका आता है रचना, ठीक है। रचना का मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना, गणना करना का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। यानी कि हम क्या कहते हैं, उसी ईंट पत्थर से कोई सिंपल साधारण सा मकान बनाता है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाता है, कोई अलग अलग तरीके का मकान बनाता है। तो बस वही है कि हम उन्हीं शब्दों से मिलाकर हम क्या करते हैं, वाक्य को नए नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो वो होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला आपका आता है सरल वाक्य, दूसरा आपका आता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा आपका आता है मिश्रित वाक्य। तो उस मिश्रित वाक्य और सरल संयुक्त वाक्य को हम मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य को हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य अपने आप को खुद ही डिफाइन कर रहा है कि सरल मतलब होता है साधारण, यानी कि सरल या साधारण वाक्य वो वाक्य कहलाता है जिसमें केवल एक मुख्य क्रिया होती है, यानी कि इसमें 10 क्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक है। एक मुख्य क्रिया होती है और इसमें एक ही उपवाक्य होता है। उपवाक्य वो वाक्य होता है जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है और जो खुद में ही प्रधान होता है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। जब आप संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे और मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उपवाक्य होता क्या है। तो उपवाक्य वो वाक्य होता है जिसका अपना एक कंप्लीट सेंस होता है, लिया रहता है, वो स्वतंत्र होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, जैसा कि मिश्रित वाक्य में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही उपवाक्य होता है, मतलब एक ही ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया क्या होती है, वो मुख्य होती है। आप जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे वर्षा हो रही है, ठीक है, यानी कि वर्षा का होना ही उसकी मुख्य विशेषता है।
यही क्रिया क्या हो रही है, हो रही है। ठीक है, इसमें सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें ना तो बोलने में कोई असुविधा होती है, ना सुनने में असुविधा होती है, और ना ही सामने वाले को समझने में असुविधा होती है। यानी कि सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। सिंपल सी बात है, राम पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, ऐसी सारी चीज़ें जो है वो सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि ना तो बोलने में असुविधा, ना सुनने में, और ना ही सामने वाले को समझने में। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों का खेलना है वही एक क्रिया मुख्य है और वही हो रही है, और उस क्रिया के द्वारा हम उसका स्वतंत्र अर्थ निकाल ले रहे हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं कि बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन में से क्वेश्चन अराइज करते हैं। लेकिन सरल वाक्य वही होता है जिसमें क्या होता है, केवल एक मुख्य क्रिया होती है और वो उपवाक्य होता है और जिसका स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है, पिताजी बाजार गए। बाजार जाना पिताजी का क्या है, एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। यानी कि एक इसमें बात रखी गई है कि पिताजी क्या गए, बाजार गए, एक मुख्य क्रिया हो रही है। तो सरल वाक्य सबको पता है कि एक ऐसा वाक्य होता है, या साधारण वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, फिर चाहे वो वर्षा का होना हो, बच्चों का खेलना हो, या फिर पिताजी का बाजार जाना हो। क्लियर है इसमें। फिर आपका दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है आपका मिश्रित वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है या मिश्रित वाक्य क्या होता है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको एक बार फिर से आप पढ़िए। ओके।